ठीक है, देखिए ये जो हमारा सर्वे हो रहा है 100 साल के बाद हो रहा है। इससे पहले सर्वे हम लोगों के बिहार में 1912 ईस्वी में हुआ था। अभी जो आप लोगों के घर में खतियान होगा वो 1912 वाला ही होगा। अगर मान लीजिए आपके दादा के नाम से या पापा के नाम से होगा जमीन खतियान होगा तो वो 1912 वाला ही है। मेनली जमीन देखिए, जमीन 2 ही 3 प्रकार से आदमी के पास होता है। या तो आपके पास खतियान होगा जमीन का, या तो आप खरीदे होंगे तो केवाला होगा जी, नहीं तो आपके पूर्वज ही खरीदे होंगे तो केवाला का भी जमीन होगा जी। और तीसरा होता है पर्चा वाला जमीन, जो सरकार पर्चा निर्गत करता है। किसी के पास जमीन नहीं है तो रहने के लिए पर्चा देगा। तो 3 टाइप से जमीन होता है। तो अब जो ये सर्वे हो रहा है इसका मेन उद्देश्य ये है कि बहुत सारे आप लोग जैसे आदमी है, सबका जमीन 90% लोग ऐसा होगा कि दादे परदादा के नाम से जमीन है। अधिकतर वही मेन मुद्दा वही है। तो इस सर्वे में होगा क्या कि अब जो भी हम लोग काम करेंगे तो काम ये होगा कि नया खाता फिर से सबका खुलेगा, नया खतियान बनेगा, नया खेसरा पंजी आपको दिया जाएगा और नया मैप बनेगा। ये सारा काम हम लोग करेंगे। अब जैसे 1912 में सर्वे हुआ था तो 100 साल में सब कुछ बदल गया है। अब मान लीजिए आपके गांव में 5000 प्लॉट थे 100 साल पहले, तो जरूरी तो नहीं है कि अभी भी 1000 प्लॉट होगा, 1000 5000 में बट गया होगा। ऐसे सबके वंशज बढ़े हैं, 1 प्लॉट 10 प्लॉट में बट गया, 5 प्लॉट 25 प्लॉट में बट गया। तो वही चीज सरकार के पास डाटा नहीं है कि कहाँ पे कितना प्लॉट हो गया है। और दूसरा बात ये है कि सबके वंशज के नाम से ही जमीन है, अभी जो जीवित है उसके नाम से जमीन एको को नहीं है। ठीक है, तो ये जो सर्वे कंप्लीट होगा इसमें जो जीवित व्यक्ति है उसके नाम से खतियान बनेगा। मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है तो अब आपके दादा परदादा के नाम से खतियान नहीं बनेगा। आप जो उसके वंशज है, हाँ, जो जीवित है उसके नाम से हम लोग खाता करेंगे। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि देखिए बहुत सारा सरकार का योजना होता है जहाँ पे आप जाइएगा तो अगर जमीन का खतियान या केवाला देंगे और रहेगा आपके बाप दादा का नाम तो बोलेगा कि इससे हम न लोन देंगे न कोई सरकारी योजना में लाभ नहीं होता है, सीधे बोलेगा आपके नाम पे है तबे होगा। तो जैसे ही आपके नाम पे हो जाएगा तो आपके लिए बहुत फायदा है, आने वाले आपका जो जनरेशन होगा उसके लिए फायदा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब कैसे होगा, अब मान लीजिए आप दादा के नाम से जमीन है तो आपके नाम पे कैसे आएगा वो हम बताएंगे आपको, उसका कुछ प्रोसेस है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए बहुत सारा आदमी के घर में ऐसा भी होगा कि खतियानी जमीन है, केवाला की जमीन है लेकिन केवले नहीं, खतियाने में बोलिए केवाला जल गया है, फट गया है, मिल नहीं रहा है, समस्या है। बहुत का रसीदें नहीं कट रहा है, लेकिन फिर भी दखल तो है आपका, 50 साल 100 साल से रह रहे हैं, दखल है, कोई पूछने वाला नहीं है तो रह रहे हैं, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। तो अब क्या है, सर्वे जब हो जाएगा तो सब कुछ जैसे यहाँ से हम लोग डाटा कलेक्ट करके उसको ऑनलाइन कर देंगे, साइट पे डाल देंगे। आपका जो भी सर्वे होगा, जो भी काम होगा, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। मतलब अब इस सर्वे होने के बाद आपका जैसे ही खतियान बन जाएगा तो खतियान फटने के डर नहीं है। जब मर्जी जहाँ से भी घर बैठे आप खतियान को डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, खेसरा को डाउनलोड कर सकते हैं, मैप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जैसे रसीद कटवाने के लिए भी बार बार जाना पड़ता था, अभी कुछ सालों से ऑनलाइन हो रहा है तो रसीद भी अब घर बैठे आप कटवा सकते हैं। इसके बाद सब कुछ ऑनलाइन एंट्री हो जाएगा, आपके लिए परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब फायदा है, ऑनलाइन हो जाएगा तो आपको कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए खतियान निकलवा लिए, ऑनलाइन हो गया, आप मंगा लिए, वो जलिए गया, तो जल गया तो फिर से आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो सब चीज़ का आपको टेंशन खत्म हो जाती है, यही सब फायदा है। अच्छा सर, मान के चलिए कि जो पहले हम लोग वंशावली बनवाए हैं वो सब रुकिए सर, हमको बता सब बात बताइए सर, सब कुछ हम बता दें, उसके बाद आप तब आप क्वेश्चन पूछिएगा। तो ये हो गया सर्वे का फायदा। आप देखिए सर्वे कराना कितना आवश्यक है तो समझिए, अगर नहीं करवाएंगे तो आप ही का घाटा है। अभी जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, आप कर लीजिए, क्यों दौड़ रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है। अब हर एक आदमी के पास जानकारी तो है नहीं, मोबाइल नहीं है सबके पास, न्यूज़पेपर सब नहीं पढ़ता है, इसलिए हम लोग आते हैं कि ताकि आप सतर्क होकर सर्वे करवा लें। और सर्वे देखिए सब जमीन का हो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस पे हम खेती कर रहे हैं उसी जमीन का सर्वे हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। आप जिस पे रह रहे हैं, जिसको पर्ती छोड़े हुए हैं, जो भी आपके दखल में है, जितना भी जमीन है सब जमीन का सर्वे करवाइए। अब
जानते हैं कि देखिए अब सर्वे होगा कैसे, उसके लिए 3 फॉर्म है हमारे पास। सबसे पहले जानिए कि बहुत सारा लोग ऐसा होगा कि जिसके पास केवाला के जमीन होगा और खुद खरीदे होंगे और वो जीवित होंगे, तो केवाल की जमीन है तो पूर्वज के नाम से, पूर्वज ही खरीद के चले गए, तो उस केस में क्या है, आपको ये फॉर्म भी भरना है और साथ में 3(1) ये फॉर्म है वंशावली का फॉर्म, इसको भी भरना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा वो हम अभी आपको बताएंगे। तो पहले समझ लीजिए कि जिसका केवाला का जमीन है, खुद का है और खुद खरीदे हैं, आपके ही नाम पे है। ठीक है, आपके नाम पे है तब आपको ये फॉर्म भरना है। अब जैसे ये फॉर्म को भरेंगे कैसे, तो इस फॉर्म में देखिए कुछ कॉलम दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि आप, ये गांव कौन सा है, प्राणपुर, तो प्राणपुर आपका गांव है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब आदमी प्राणपुर का है तो जमीन सिर्फ प्राणपुर में होगा। हो सकता है कि आपका बगल के भी गांव में जमीन हो, नारायण में भी हो, बिगनपुरा में भी हो, कहीं भी जमीन आपका हो सकता है। और 1 प्लॉट नहीं 10 प्लॉट भी हो सकता है, 20 प्लॉट भी हो सकता है। तो अब मान लीजिए कि आपका 10 गांव में जमीन है, 10 मौजा में जमीन है, तो सबसे पहले ये जानिए कि हर एक मौजा का अमीन अलग अलग नियुक्त हुआ है। अब जैसे कि अभी ये प्राणपुर है, प्राणपुर के ये अमीन साहब है, बिगनपुरा के अलग कोई अमीन साहब है। तो अगर आपका अलग अलग मौजा में आपका जमीन है तो आपको अलग अलग फॉर्म भर के देना है, और जिस मौजा का जमीन है उसी मौजा के अमीन साहब को भर के देना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज, मान लीजिए आपका 10 प्लॉट, एक ही मान लीजिए प्राणपुर है, प्राणपुर में 10 जगह जमीन है, तो 10 जगह का जमीन का ब्यौरा एक पेपर में तो नहीं आएगा, जगह जगह 2-3 जगह का आएगा। तो आपको इसी पेपर को 2-3 पेज में प्रिंट कर लेना है और साफ साफ जितना भी पेज में हटे सबको लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक को मैं हटा दिए, बाद में हम लोग गए एंट्री करने के लिए, समझ में आ रहा है क्या लिखा है, तो एंट्री करेंगे गलत हो जाएगा, आपकी जमीन का कुछ जो है इधर से इधर हो जाएगा। इसलिए इसको जितना प्रेस भरिएगा, जितना साफ साफ भरिएगा उतना फायदा होगा। अब भरना क्या है वो समझिए। सबसे पहले ऊपर में लिखल है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम का मतलब हुआ कि आपका जमीन किस गांव में। बहुत सारा लोग ये सोचिए कि राजस्व ग्राम का मतलब हम जिस गांव में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं पूछ रहा है। आप जमीन पर ना दावा कर रहे हैं, आप जमीन पे दावा कर रहे हैं, तो किस जमीन पे कर रहे हैं, वो जमीन है कहाँ। तो सबसे पहले वही चीज पूछा जा रहा है कि राजस्व ग्राम मतलब आपका जो जमीन है वो किस गांव में है। अगर आप नारायण वाले जमीन पर दावा कर रहे हैं तो यहाँ पे नारायण लिखिएगा, अगर इसी गांव में जमीन है तो प्राणपुर लिखेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपका जमीन है, जिस जमीन पे आप दावा कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस गांव का नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब जो भी मौजा है तो उस मौजा का कुछ न कुछ थाना नंबर होता है। ठीक है, तो आगे का जो है इसमें थाना नंबर लिख दीजिए। फिर हल्का नंबर होता है, हल्का नंबर पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, हम लोग लिख देंगे। फिर आता है पुलिस थाना, तो जो गांव है कौन सा पुलिस थाना में पड़ता है, अंचल क्या है और जिला क्या है। हाँ, मेन इसमें समझना ये था आपको कि राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम में आपको अपने गांव का नाम नहीं डाल के आपका जमीन जिस गांव में है उस गांव का नाम डालना। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद पहला ये जो कॉलम है इसमें रैयत का नाम और उसके पिता का नाम लिखना होता है। अब देखिए पहले रैयत समझिए क्या होता है। रैयत मतलब होता है कि मूल रैयत, मूल रैयत मतलब जिसके नाम से मूल दस्तावेज है, और मूल दस्तावेज या तो हम खतियान को बोलेंगे या नहीं तो केवाला को बोलते हैं। अगर आपने मान लीजिए आपके दादा के नाम से 10 खतियान है, बहुत सारे लोग ऐसा भी होंगे कि डिमांड करवा के अपने नाम पे ले आएंगे और रसीद भी अपने नाम से कटवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उस जमीन के मालिक हैं, आप उस जमीन, दादा नहीं रहे तो आप उस जमीन को जोत कोर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके खा रहे हैं, तो आप डिमांड इसीलिए अपने नाम पे कर लिए हैं और इसीलिए आप उस जमीन का मलगुजारी भर रहे हैं। तो डिमांड का मतलब बस इतने है कि आप उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, उसका उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए आप मलगुजारी भर रहे हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं हुआ कि आपका वो जमीन हो गया। मूल रैयत का जब भी चर्चा होगा तो आपके दादे का नाम आएगा। ठीक है, खतियानी जमीन का वो कैसे, तो मूल रैयत। अब जैसे केवाला की जमीन का भी बात कर रहे थे, तो अगर केवाला आपके नाम से है और आप जीवित हैं तब तो मूल रैयत आप ही हुए, क्योंकि केवाला में आपका नाम रहेगा। तब आपको उस केस में कोई झंझट नहीं करना है, यहाँ पे रैयत के नाम में अपना नाम लिख देना है। ठीक है, और नीचे में पिता का नाम, जो भी आपके पिता का नाम रहेगा लिख देना है। समझ गए, ये हो गया केवाला का केस। केवाला जब आपके नाम से रहेगा तब। लेकिन अब दूसरा केस समझिए, पूर्वज आपके कोई मान लीजिए पापा दादा
केवाला की जमीन खरीदे थे, ठीक है, केवाला की जमीन है लेकिन नाम किसका है, दादा का, दादा के नाम से जमीन है। और या तो खतियान का केस भी सेम है, खतियान भी मान लीजिए दादा के नाम से है, तो उस केस में मूल रैयत कौन हुआ, आपके दादा के नाम से है, आपके पूर्वज के नाम से है, तो मूल रैयत कौन हुआ, आपके दादा हुआ। तो यहाँ पे रैयत के नाम में उस केस में आपको दादा का नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो खतियानी वाला आदमी थोड़ा ध्यान से इस रैयत वाला कॉलम को भरिएगा। रैयत के नाम में पहले दादा का नाम होगा, ठीक है, यानी कि आपके पूर्वज जो भी खरीदे होंगे उसका नाम होगा। उसके बाद अब किसके नाम से खाता खुलना है, अब जैसे कि दादा का जमीन था, उसके बेटे हुए, फिर बेटे का मान लीजिए, फिर उसके 3 पुत्र हुए, तो तीनों के नाम पे भी जाएगा जमीन। तो पहले दादा का नाम हो गया मूल रैयत में, अब उसके बाद अंश देके, अंश 1 में एक बेटा का नाम, अंश 2 देके दूसरा बेटा का नाम, अंश एवं प्रकार से जितना भी बेटा रहेगा उस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो खतियानी जमीन में मूल रैयत का नाम में आपको खतियान में जिसका नाम रहेगा, जिसके नाम से खतियान रहेगा उसका नाम डालिए, फिर अंश देके जिसके नाम से खाता खुलना है वो डाल देना, ठीक है, समझ गए। तो मेन इसमें देखिए, मेन 2 ही चीज समझना है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, भर दीजिएगा, हम बताएंगे अभी। तो राजस्व ग्राम को मेन समझना है कि कहाँ का जमीन है, और रैयत अगर केवाल की जमीन है, आप खुद खरीदें तो आप खुद रैयत हैं, आप अपना नाम डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आपके बाबा दादा के नाम से जमीन है तो रैयत वो होंगे, और अभी आपके नाम से खाता खुलेगा तो नीचे में अंश देके आप अपना नाम डाल देंगे, खाता में अपना और बाकी में ऊपर में दादा जी। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा कॉलम है अस्थाई पता। अस्थाई पता मतलब ये अब पूछ रहा है आपका अस्थाई पता क्या है, आप किस गांव के निवासी है, आपका पोस्ट क्या है, थाना क्या है, ठीक है, जिला क्या है, पिन कोड क्या है, तो वो चीज इसमें आपको भर देना है। अब यहाँ पे वो नहीं भरना है कि जमीन जहाँ का है वहाँ का, नहीं, जमीन के लिए हम ऊपर में ले लिए। अब आपका पूछेगा, अब मान लीजिए हो सकता है कि आपका जमीन गया डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है, तो गया डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी मौजा में होगा, तो इस ऊपर में अब जब जो भी भरिएगा तो गया का सब कुछ भरिएगा, गया जिला में है, किस अंचल में है, किस मौजा में है। लेकिन जब यहाँ भरिएगा तो आप नारायज में रह रहे हैं, तो नारायज का सब डिटेल यहाँ पे भरेंगे, अस्थाई पता है, ठीक है। अब देखिए इतना चीज हो गया। उसके बाद खाता, खेसरा, रकबा, खाता का कॉलम, खेसरा का कॉलम, रकबा का कॉलम। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 गो केवाला है, तो 10 केवाला है, 10 प्लॉट है, तो 10 गो खेसरा होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहला एगो केवाला को उठा लेना है, उसका खाता नंबर देख लीजिए, जो भी खाता नंबर यहाँ लिखना है, उसी खाता का खेसरा कितना है, उसी खेसरा का रकबा कितना है, वो तीनों यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद उस जमीन, जो भी प्लॉट का आपने यहाँ पे तीनों डिटेल दिया, उसका चौहद्दी क्या है। अब चौहद्दी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, चौहद्दी अभी का देना है। जिस भी प्लॉट का आपने खाता, खेसरा, रकबा दिया, उसका उस केवाला में अगर देखिएगा तो उस समय का चौहद्दी होगा जिस समय केवाला आपने कराया। अगर आपने पूर्वज कराया है मान लीजिए 1980 में, तो 1980 में आपके प्लॉट के चारों तरफ जिसका जमीन होगा उसका नाम होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 1980 के बाद वो जमीन लोग बेचा नहीं होगा, ठीक है, उसको पलटा लीजिए। तो 1980 के बाद बहुत बार बिका होगा, नाम चौहद्दी चेंज हो गया होगा। तो जिस भी आदमी का जमीन अभी प्रेजेंट में आपके प्लॉट के चारों तरफ है, उसका नाम आपको भर देना है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम करके चौहद्दी में आपको भर देना है, ठीक है। तो ये हो गया चौहद्दी। चौहद्दी वर्तमान का रहेगा, क्योंकि आपका वर्तमान में सर्वे हो रहा है, वर्तमान का सब कुछ चाहिए, ठीक। अब 7वां कॉलम है किस्म जमीन। अब ये किस्म जमीन का मतलब क्या है, किस्म जमीन का मतलब हुआ कि अब जैसे कि बहुत सारा लोग है कि जैसे ये जमीन है, इस पे आप आवास कर रहे हैं, तो यहाँ पे के लिए किस्म जमीन क्या होगा कि हम रह रहे हैं, आवास का जमीन है। कोई आदमी है जिस पे खेती कर रहे हैं, धान उपजा रहे हैं, गेहूँ उपजा रहे हैं, तो हो गया खेतीहर जमीन। अगर साल में आप 2 से ज़्यादा फसल उपजा लेते हैं खेत में, तो किस्म जमीन में आपको धनहर लिख देना है, ठीक है। अगर एक ही फसल उपजता है तो भीट लिख देना है। अगर आप निवास कर रहे हैं तो उसमें आवासीय लिख देना है, ठीक है। किस्म जमीन का मतलब उस जमीन पे आप क्या कर रहे हैं वो चीज पूछा जा रहा है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, पड़ती छोड़ दिए हैं, तो पड़ती लिख दीजिए, ठीक है। तो 7वां कॉलम ये था, 7वां तक। उसके बाद 8वां देखिए, 8वां है शेष को छोड़कर लगान। ये है रसीद का चीज, वो अगर आप नहीं कटवाए होंगे तो छोड़ दीजिएगा, ये सब हम लोग कर लेंगे। बाकी जमाबंदी संख्या है अगला कॉलम। तो अगर रसीद कटवा रहे हैं और पुराना रसीद होगा तो वहाँ पे जमाबंदी संख्या होता है, तो उस चीज को यहाँ पे लिख दीजिएगा।
लेकिन अगर नया आप लोग कटवाए होंगे तो अब जमाबंदी संख्या नहीं लिखते, अब भाग वर्तमान लिखता है, यानी तो वॉल्यूम लिखता है रसीद पर। तो यहाँ पे भाग वर्तमान या वॉल्यूम लिख के यहाँ पे उसका जो नंबर होगा वो चीज़ आपको लिख देना, ठीक है। उसके बाद 10वां कॉलम में है कि भूमि पर दावा करने का आधार क्या है, मतलब जिस जमीन का आपने इसमें ब्यौरा दिया वो जमीन आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि आपका है, कुछ तो दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए केवालगी का जमीन है तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि केवाला, ठीक है, और उस केवाला का फोटो कॉपी करके इसके साथ अटैच करना। तो ये हो गया हमारा दस्तावेज। अगर खतियानी जमीन है तो खतियान लिख देंगे, केवाला है केवाला लिखेंगे, पर्चा है पर्चा लिखेंगे, ठीक है। अभियुक्ति कॉलम है 11, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अभियुक्ति कॉलम का मतलब हुआ कोई अगर काम कि ये उस आदमी के लिए है जिसका जमीन विवादित है। मान लीजिए एक जमीन है और उस पर 5 आदमी बोल रहे हैं कि मेरा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उस केस में ये अभियुक्ति कॉलम भरेंगे कि हमारा ये जमीन है, मतलब ये प्लॉट का जमीन है और इस पर केस चल रहा है, तो केस नंबर इसमें डाल देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे ये खाली छोड़ दीजिए आप लोग, या नहीं लिख दीजिए, ठीक है। तो समझ गए कैसे भरना है। अब जैसे कि एक खाता हम भर दिए, एक प्लॉट का हम सब डिटेल दे दिए यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है कि सबके पास एक ही वो प्लॉट होगा, हो सकता है 10 गो हो, 12 गो हो, 15 गो हो। जिसका एक ही है तो उसका तो हो गया काम खत्म, लेकिन जिसका 10 गो है, 15 गो है, तो वो क्या कीजिएगा, एक प्लॉट हो गया, अब दूसरा प्लॉट उठाइए, दूसरा जो आपका केवाला है उसको उठाना है, फिर नीचे में 2 नंबर यहाँ लिखिए और यहाँ पे खाता नंबर फिर लिखिए, फिर उसके सामने खेसरा, रकबा, फिर उसका चौहद्दी, सब डिटेल्स फिर उसी तरह से भर देना है, ठीक है। लेकिन जिस केवाला का जो खता है, जिस केवाला का जो खेसरा है, उसी में आपको भरना है, उस जिस प्लॉट का जो चौहद्दी है उसी में आपको भरना है, ठीक है। तो एक फॉर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 प्लॉट का भराएगा, उससे ज़्यादा नहीं भराएगा, उससे ज़्यादा भरिएगा तो घटपट हो जाएगा, दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर ज़्यादा प्लॉट है तो इसको आप 2, 3 गो 4 गो जिरक्स करवा लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना में होगा उस हिसाब से जो है इसको भर लेना है। तो ये हो गया आपका केवाला वाला जमीन जिसका भी, तो केवाला वाला समझ गए ना, जिसका केवाला का जमीन है, खुद से खरीदा हुआ है और खुद जीवित है, तो आपको ये फॉर्म भरना है जिस तरह से बताए हैं। और फॉर्म के साथ देखिए डॉक्यूमेंट क्या सब देना है, फॉर्म भर दिए, उसके बाद केवाला के आधार पे आप दावा कर रहे हैं तो केवाला का फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, इसके साथ केवाला अटैच कर दीजिएगा, फोटो कॉपी जी 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 सब प्लॉट पर फोटो कॉपी अटैच कर दीजिएगा। और जिसके नाम से खाता खुलेगा उसका आधार कार्ड अटैच कर दीजिएगा। अगर आपके नाम से खुल रहा है तो आपका आधार कार्ड इसमें अटैच हो जाना चाहिए, ठीक है। बस केवाला, आधार कार्ड और ये फॉर्म। इसके अलावा अगर आपका रसीद करेंट का कटा हुआ है तो रसीद लगा दीजिए, नहीं कटा हुआ है, कट पा रहा है अभी 2-4-5 दिन में तो कटवा लीजिए, नहीं कट रहा है तो पुराना वाला रसीद लगा दीजिए, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट लगा के आपको जमा करना है। तो केवाला वाला में समझ गए ना, केवाला वाला में दाखिल खारिज नहीं है तो अब इतना जल्दी होगा भी नहीं, इतना दिन से नहीं करवाए हैं तो रजिस्ट्री पेपर होगा, रजिस्ट्री पेपर का जो है सो जिरक्स करवा के आपको ये फॉर्म भर के जमा कर देना है, ठीक है। तो समझ गए केवाला वाला के लिए। अब आते हैं पूर्वज का जमीन, जो पूर्वज का जमीन है, खतियानी है या केवाला है, तो उसके लिए क्या करना है, सेम ये फॉर्म जैसे बोले हैं उसी तरह से भरिए, खाली रैयत का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। रैयत का नाम ऊपर में जो है पहले जिसके नाम से जमीन होगा उसका होगा, फिर अंश दे के भरिए, बाकी सब कुछ सेम ही होगा, बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद नीचे में देखिए रैयत का हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर, आधार नंबर है, तो जिसके नाम से अभी खाता खुलेगा, खतियान बनेगा, वो अपना हस्ताक्षर करेंगे, मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब बात देखिए, अब क्या है कि पूर्वज का जमीन है, आपने ये फॉर्म भर दिया कि हमारे जो दादाजी के नाम से जमीन था, अब अंश में हम लोग 3 आदमी हो गए, तो अब जैसे कि इस गांव में हम लोग नया है, हम कैसे मान लें कि आप उसी के पूर्वज हैं। बहुत आदमी है, हमको किसी के बारे में नहीं पता है, और बहुत सारे आदमी ऐसा है कि सबका पूर्वज का जमीन होगा। तो इसके लिए क्या है कि अब इस फॉर्म को भरने के साथ साथ आपको एक वंशावली बनाना पड़ेगा। वंशावली बनेगा कैसे, तो जहाँ जिस भी रैयत के नाम से आपका जमीन है, मतलब खतियान में जिसका नाम है, मूल रैयत जो है, तो उस मूल रैयत से आपको वंशावली शुरू करना है, और जहाँ तक मतलब कि जिसके नाम से अभी खतियान बनेगा वहाँ तक तो आपको दर्शाना पड़ेगा। मान लीजिए 2 बेटा है, तो ऐसे करके 2 दर्शा दिए। अब ये दोनों बेटा का कितना बेटा हुआ,
वो चीज़ आपको, ठीक है। तो ये वंशावली से हमको पता चल जाएगा कि आप जो है उसी के वंशज है, फिर हम वही जमा कर दीजिए। वो 1 घंटा का काम है। पहले क्या था, सरपंच जी के पास वाला में बहुत माथा पची था, मतलब तोड़ना पड़ता था ज़्यादा, तो समय ज़्यादा लगता था, ठीक है। तो इसके लिए और हमको चाहिए जल्दी, आदेश है कि 15 तक में जो है तो आपको फॉर्म भर के जमा करना है, ताकि आगे का जो प्रोसेस है आपका गांव हर एक प्लॉट का जो वेरिफिकेशन होगा वो काम आगे बढ़े, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, मेन जिसको मान लीजिए केवाला की ज़मीन है तो उसको वंशावली की जरूरत है नहीं, वो कल से ही फॉर्म भरिए, केवाला का जिरक्स करिए और लगा के जल्द से जल्द जमा कीजिए। केवाला